हमारी शादी को अभी एक ही हफ्ता हुआ था और मेरा शौहर घर में चोरों की तरह दाखिल हुआ। इसके हाथ में कोई चीज थी जो इसने छुपा रखी थी। घर में नई नई शादी होती है तो शौहर इस तरह की चीज अपनी बीवी के लिए ही लेकर आते हैं। लेकिन मेरा शौहर तो अपनी बहन के कमरे में जा रहा था और जब वापस आया तो वो चीज इसके हाथ में नहीं थी। मैं बड़ी हैरान थी। एक दो दफा तो छुप कर देखने की कोशिश की तो पता चला कि कुछ अजीब सा ही है। फिर शौहर पूछ लिया तो वो मुखर गया कि इसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, इस घर के लोग वैसे ही बहुत ज्यादा अजीब थे और मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती थी। आप इस घर में अजीब और गरीब हरकतें होना शुरू हो गई थी। फिर एक दिन मैंने देख लिया कि वो मेरी ननद के लिए कुछ चीज लेकर आता है और ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। पर मुझे चेक भी तो करना था कि आखिर इसका फायदा क्या है। जैसे ही मैंने इस चीज को पिया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सारे जिस्म में। मेरा नाम मारिया है। हम लोग गरीब खानदान से थे। मेरे बाबा सब्जी की रेहड़ी लगाया करते थे। मेरी शादी की उम्र हो गई तो मेरी माँ ने कहा कि इसका रिश्ता कर दें, लेकिन रिश्ते वाले ऐसे नहीं मिल रहे थे कि जो हमारी कोई बात मानते। सबको जहेज चाहिए था। बिला आखिर ने एक शख्स का रिश्ता आया जो घोड़ों के अस्तबल में काम करता था। मैंने कहा कि मैं घोड़ों के अस्तबल में काम करने वाले किसी शख्स से शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ का कहना था कि और तेरे लिए कोई शहजादा आएगा। तेरा बाप भी तो सब्जी की रेहड़ी लगाता है। मेरे बाप की किराने की दुकान थी तो मैंने रेहड़ी वाले से शादी कर ली थी। तुझे तो फिर भी ऐसा शख्स मिल रहा है जो तनख्वाहदार है। कम से कम महीने के पैसे तो लेकर आया करेगा ना। मेरी माँ ने मेरी शादी इससे ही करने का इरादा कर लिया था। फिर एक और बात पता चली जो मुझे मेरी एक दोस्त ने बताई। इसने कहा कि अगर तुम इसके घर में शादी कर रही हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली ननद तो पागल है। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि ये एक और मुसीबत आप मेरे सर पर मुसल्लित करना चाहती हैं। ननद तो ठीक ठाक हूँ तो भी अपनी भाभी को चैन नहीं लेने देती और ये पागल है तो मेरे साथ क्या करेगी। पर मेरे घर वालों का सारा ध्यान इस बात पर था क्योंकि वो हमसे जहेज नहीं मांग रहे थे और लड़का शक्लो सूरत का अच्छा था, इसलिए उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि हम यहीं पर तुम्हारी शादी करवाएंगे। मेरे दिमाग में पहले ही इस घर और इन लोगों के लिए नफरत बन चुकी थी। मैं अपनी शादी पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मुझे जो कुछ भी दिया उन्होंने खुले दिल से कबूल कर लिया और मैं शादी करके अपने घर में आ गई। मैंने पहली रात सोच लिया था कि मैंने क्या करना है। मैंने अपने शौहर को कह दिया, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए अपनी हद में रहना और मेरे साथ कोई ताल्लुक बनाने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर वो खामोश हो गया और मैं थोड़ा सा डरने लगी कि पता नहीं इसका रद्द अमल क्या होगा। वैसे भी शादी की रात को तो मर्दों को ये समझाकर भेजा जाता है कि अपनी बीवी पर रोब जमा देना। ये भी हो सकता था कि इस बात के बदले वो मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारता और इसे मुझ पर एक रोब जमाने का मौका मिल जाता। पर वो खामोश हो गया और 2 मिनट तक मेरी शक्ल ही देखता रहा। इसके बाद इसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं बनना चाहता। तुम मेरी बीवी हो, हमारा जिंदगी भर का साथ है। जब तक तुम्हारा दिल मेरी तरफ से राजी नहीं होता तुम आराम से रहो। मेरा काम भी ऐसा है कि सुबह जाता हूँ तो शाम को आता हूँ। जब घर आता हूँ तो इतना थक जाता हूँ कि सिर्फ बिस्तर ही नजर आता है। लेकिन ये बात इस कमरे से बाहर ना जाने देना। मैं ये बात सुनने के मूड में नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि वो इस तरह की कोई बात करेगा। फिर मैंने इससे कह दिया है, ठीक है, अगर वो मेरा इतना एहसास कर रहा था तो मैं इससे ठीक से बात कर सकती थी। मैंने भी कह दिया कि तुम्हारे सारे काम करूंगी और अच्छी बीवी बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद न रखना। सुबह हुई तो एक अजीब मंजर सामने आया। जब मैं तैयार होकर बाहर निकली तो मेरी सास ने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कितनी प्यारी लग रही हो। कुछ देर के बाद मेरी पागल ननद मेरे पास आई। इसकी पागलपन की बीमारी इस तरह की थी कि वो खुद तो मेरे शौहर से भी बड़ी थी, लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था। वो मेरे पास आ गई और किस बच्चे की तरह खुश होने लगी जो किसी दुल्हन को देखकर खुश होता है। मेरी प्यारी भाभी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। वो मेरे आसपास मंडलाने लगी। मुझे इससे डर नहीं लग रहा था। मेरी सास कहती कि तुम्हें देख के खुशी हो रही है, वैसे ये किसी को भी देखकर इतना खुश नहीं होती। परेशान नहीं होना बेटा, बस मेरी बेटी को बचपन में गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, इसलिए इस तरह की हरकतें करती है। अगर ये ठीक होती तो
आज हम इसकी शादी करवा देते। ये तुम्हारे मरहूम ससुर की बड़ी लाडली बच्ची है, हमारे पास सिर्फ एक ही घर ही है, इसलिए उन्होंने अपना यह घर भी इसके नाम कर दिया था। दरअसल ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरे शौहर की पहली बीवी में से थी, लेकिन मैंने इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। इस बात पर तो मैं वाकई हैरान रह गई, और मुझे मेरी सास की जहनियत पर बहुत हैरानगी हुई कि उन्होंने एक सौतेली बेटी को पाला, और ये वाकई बहुत अच्छी तरह से क्या था, वो भी ऐसी बेटी जो कि दिमागी तौर पर भी पागल थी। वो इसके सारे काम करती थी, नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, इसको तैयार करना। ऐसी औलाद हो तो सगी माँ का सबर भी जवाब दे जाता है, लेकिन आफरीन है मेरी सास पर जो इसका इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। इसका नाम शमीम था। वो मेरे आसपास मंडलाना रही थी। मैं बिला के थोड़ा रिलैक्स हो गई। मुझे लगा कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसी पल इसने एक पत्थर उठाया और मेरे सर पर दे मारा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर थोड़ा सा जख्म गहरा होता तो मैं कोमा में चली जाती और पता नहीं कब वापस आती। और मुझे जब ये बताया गया कि मुझे 2 दिन के बाद होश आया है तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा शौहर बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे माँ बाप भी वही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह हमसे क्या हो गया, हमने इस घर में तुम्हारी शादी कर दी। मैंने कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी सास उनको तसल्लियां दे रही थी। वो कह रही थी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हो गया। वो तो आपकी बेटी को बहुत पसंद कर रही थी। मेरी माँ अभी भी लिहाज कर रहे थे, जबकि अगर वो कहते हैं यही कहते कि आप अपनी बेटी को किसी पागल खाने में जमा क्यों नहीं करवाते। मेरे माँ बाप ने कहा कि हम इसको अपने घर ले जाना चाहते हैं। वो गुस्से का इजहार कर रहे थे, पर मेरी सास ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो शादी हुई है, लोग बातें करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे। मैं वादा करती हूँ मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगी, और अपनी बेटी को रस्सी से बांध के भी रखना पड़ा तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। लेकिन आप मेरी बहू को घर से ना लेके जाएं, नहीं तो मेरी बड़ी रुसवाई हो जाएगी। मेरे माँ बाप ने भी मुझे वापस भेज दिया। मेरे शौहर को मैंने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे से शादी करके बहुत खुश हूँ, तुम्हारे साथ जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि इसी तरह किसी दिन मैं मर जाऊंगी, फिर आप किसका ख्याल रखेंगे। मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा कि तुम्हारी और मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तुम्हें इतना बड़ा जख्म लग गया। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में इसकी मोहब्बत जागने लगी थी। वो सारी सारी रात मेरे सरहाने बैठकर कुरान पढ़ता रहता था और जागकर मेरी अंगूठी खिदमत करता था। इसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी। वो भी इसने बेच दिया ताकि मुझे अच्छी खुराक खिला सके। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे अच्छी खुराक और दवाई की जरूरत है। मेरे दिल में मेरे शौहर के लिए मोहब्बत जानने लगी और हमारे बीच जो दूरी थी वो खत्म हो गई। लेकिन मुझे अपनी ननद से बहुत ज्यादा डर लगता था। जब मैं बाहर होती थी तो मेरी सास या तो उसको बांध कर रखती थी और या फिर वहीं पर बैठी रहती थी ताकि वो कोई हरकत ना करे। पर ऐसा कब तक चल सकता था। मैंने अपने शौहर से कहा कि या तो इसका इलाज करवाएं या फिर इसको किसी सेंटर में छोड़ आएं, क्योंकि इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा। मेरे शौहर का कहना था कि मेरी माँ नहीं मानती है। वो कहती है कि इसके मरे हुए बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। आखिरी वक्त में बाबा ने इतना ही कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। रात हुई तो मेरी सास और शौहर आपस में बैठकर कोई बात कर रहे थे। मैं इनके लिए चाय बनाकर ले जा रही थी, लेकिन इनकी बातें सुनकर वहीं पर चुप हो गई और इनकी मजीद बातें सुनने लगी। मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा कि सुना है इस चीज को पीने से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, तुम तो ये चीज आसानी से ला भी सकते हो, फिर क्यों नहीं लेकर आते। मेरे शौहर का कहना था कि मैंने ये भी तो सुना है कि वो चीज हराम होती है। मेरी सास ने कहा कि वो जमाने याद नहीं जब लोगों की जान बचाने के लिए इनको शराब भी पिला दी जाती थी, तो क्या शराब हराम नहीं होती। मेरे शौहर ने कहा कि फिर भी मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और अपनी बेटी को लेके कहीं चली जाऊंगी। मैंने अपनी सास को हैरान होकर देखा। ये तो इनकी बेटी भी नहीं
फिर भी वो इस तरह की बातें कर रही थी। मेरे शौहर ने भी यही बात कर दी कि अभी आपकी बेटी नहीं है तो आपने मुझे इसके लिए इतना जलील किया है। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो फिर आप क्या करती। इनका कहना था कि ये मेरी अपनी औलाद जैसी है, तुम्हें अगर इसकी जरा सी फिक्र है तो जो चीज मैं तुम्हें लाने को कह रही हूँ वो ले आओ। हो सकता है कि इससे ये ठीक हो जाए। अगर ये ठीक हो गई तो हम इसकी शादी कर देंगे। मेरे शौहर की शक्ल देख के लग रहा था कि इसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने मेरी सास की बात मान ली। मैंने सोच लिया कि मेरा शौहर जैसे ही कमरे में आएगा मैं इसे ये बात पूछ लूंगी, लेकिन मेरे शौहर को मेरी सास ने कह दिया कि ये बात किसी को भी ना बताना, अपनी बीवी को भी नहीं। अभी इसे घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। वो पराए घर से आई है, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है। इसे थोड़ा इस घर में रहने दो, इस घर के तौर तरीके से समझने दो। इसके बाद इसे इस घर के मसाइल में शामिल करना, ये बात तो मुझे बहुत बुरी लगी। लेकिन मैं इतना समझ गई कि अगर मैं अपने शौहर से पूछती भी तो वो मुझे नहीं बताता, क्योंकि इसने अपने माँ से कह दिया था कि ठीक है ऐसा ही होगा। मैंने अपने शौहर से बातों बातों में पूछने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। मेरे शौहर ने कहा कि ये गांव है, अगर एक दफा लड़की दिमाग के डॉक्टर के पास चली गई तो फिर सबको ये पता चल जाए कि वो जहनी मरीज है। मैंने कहा कि पहले भी तो सबको पता है। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, हमने सबको ये कहा है कि इस पर आसेब का साया है, हम इसकी शादी करवाना चाहते हैं। अगर इस तरह बात निकल गई तो बात और बिगड़ जाएगी। हम इसका इलाज करवा रहे हैं, मैं किसी से बात की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा कहना था कि मैं तो इस बात के लिए परेशान हूँ कि कल को हमारी औलाद होगी तो ये इसके साथ क्या करेगी, ये इसको भी जान से मार देगी। मेरे शौहर ने कहा मुंह से कोई अच्छी बात निकालो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा शौहर इस बात पर मुतमईन था कि शायद जो काम उसे करने के लिए कहा गया था इससे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था वो कुछ भी कर जाती थी। मैं तो इससे बहुत दूर दूर रहती थी, बल्कि अगर गलती से कभी वो मेरे पास आने की कोशिश करती तो मैं तो बाकायदा भाग जाती थी। आखिर मैं ऐसा क्यों ना करती, इसकी वजह से मेरी जान जाने लगती थी। मुझे तो इससे बचकर ही रहना चाहिए था। 2 दिन बाद मैंने देखा कि मेरा शौहर अपनी चादर के अंदर कोई चीज छुपाकर मेरी ननद के कमरे में जा रहा था। मैं हैरान रह गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये वही चीज है जिसके बारे में मेरी सास ने जिक्र किया था, पर यह क्या हो सकता था। मैंने इसे पूछा तो इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि दवाई थी। अब वो शाम को मेरी ननद के लिए वो चीज लेकर आता और इसके कमरे में चला जाता जहाँ पर मेरी सास पहले से ही मौजूद होती और इसको वो चीज पिला देती थी। काफी दिन तक नजर रखने के बाद मुझे ये पता चला कि वो चीज किसी छोटे से गिलास नुमा डब्बे में होती थी और ऐसी थी जिसको पिया जाता था। मेरा शौहर घोड़ों के अस्तबल में काम करता था, ये तो सबको पता था, और वो अपने काम से वापस आते हुए वो चीज लेकर आता था। लेकिन आखिर वो था क्या? कहीं इस चीज का ताल्लुक घोड़ों से तो नहीं था, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों माँ बेटा मुझसे क्या बात छुपा रहे थे। और एक बात बहुत अजीब थी कि आजकल मेरी ननद अपने ख्वाबों में रहने लगी थी। मतलब जैसे वो पहले पागलों की तरह पूरा दिन घर में चीखती चिल्लाती फिरती थी, छोटी छोटी चीजों और पत्थरों से खेलती रहती थी। अब इसने 3-4 दिन से ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। एक दिन तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी ननद बर्तन धो रही थी। मेरी सास हल्के से ही बर्तन रख दिया करती थी और वो बर्तन धो रही थी। अगर पहले उसे यह काम कहा जाता तो वो बर्तन धोने के बजाय सारे बर्तन तोड़ देती, लेकिन आज तो बड़े सलीके से बर्तन धो रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप इससे यह काम क्यों करवा रही हैं, कहीं ये कोई नुकसान कर देगी। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। अरे देखो तो सही ये कितने तरीके से काम कर रही है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन जब मैं बर्तन धोने लगी तो वो धो रही थी। अगर पहले उसे यह काम कहा जाता तो वो बर्तन धोने के बजाय सारे बर्तन तोड़ देती, लेकिन आज तो बड़े सलीके से बर्तन धो रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप इससे यह काम क्यों करवा रही हैं, कहीं ये कोई नुकसान कर देगी। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। अरे देखो तो सही ये कितने तरीके से काम कर रही है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन जब मैं बर्तन धोने लगी तो मेरी नजर से गिलास में पड़ गई जिसके अंदर मेरा शौहर वो दवाई लेकर आया करता था। मैंने इस चीज को देखा तो मैं हैरान रह गई थी। ये चीज सफेद रंग की थी और काफी गाढ़ी थी। इतनी गाढ़ी थी
कि अभी भी गिलास के अंदर लगी हुई थी और हाथ लगाने से भी महसूस हो रही थी। मैं अपने शौहर के पास चली गई और मैंने कहा कि ये सब क्या है? तुम अपनी बहन को क्या दे रहे हो? कहाँ से लेकर आते हो? मुझे सब कुछ पता है। मैं पहले ही तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि इस घर में रहती हूँ तो इस घर की इज्जत और राज को राज रखना मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन कम से कम मुझे पता होना चाहिए तुम माँ बेटा मुझसे क्या बात छुपा रहे हो, वो भी ऐसे जैसे मैं कोई गैर हूँ। यह मत भूलो कि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मैं मरते मरते बच गई थी। अगर कल को वो ठीक हो जाती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अगर कल इसकी शादी हो जाती है तो ये भी मेरे लिए ही बेहतर होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए और इसकी शादी हो जाए और वो इस घर से चली जाए और अपनी दुनिया बसाए। तभी तो मैं कहती हूँ कि इसको किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाओ। तुमको तुम्हारी माँ ये क्यों कह रही थी कि ये चीज हराम है? मुझे भी ये चीज हराम ही लग रही है। मुझे बताओ कि ये क्या है, नहीं तो किसी मौलवी से जाके पूछूंगी। मेरे शौहर ने अपना सर पकड़ लिया। इसने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ, ये कोई हराम चीज नहीं है। कुछ लोग इसको हराम कहते हैं और कुछ लोग इसको इलाज के जरिए कहते हैं। ये घोड़ी का दूध है। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को ये देने से इनके दिमाग तेज हो जाते हैं, इनके अंदर ताकत आ जाती है और आसाबी कमजोरी खत्म हो जाती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हराम जानवर का दूध भी हराम होता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस की है। लेकिन हम तो अपनी बहन को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम इस बहस की तरफ नहीं देखते। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर बहुत से घोड़े और गद्दी भी होते हैं, इसलिए मेरे लिए ये लाना बहुत आसान है। लेकिन अगर कल को किसी पता चल गया तो वो भी मुझ पर सवाल उठा सकते हैं, इसलिए मैं चोरी चोरी लेकर आता हूँ और अपनी बहन को ये पिला देता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो पहले से बेहतर होती जा रही है? मैंने कहा कि हाँ मुझे लगता तो है, और इलाज के लिए पिलाया जाए तो कुछ भी हराम या फिर हलाल नहीं होता। पर मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है और तुम्हारी माँ की सौतेली बेटी है, लेकिन तुम्हारी माँ भी इसके लिए सदके वाली जाती है, पूरा दिन इसकी खिदमत में लगी रहती है और इसके अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं। और तुम भी अपनी सौतेली बहन से इतनी मोहब्बत करते हो कि अपनी नौकरी को खतरे में डाल के इसके लिए इस तरह की चीज लेके आते हो। फिर कल को इन लोगों को पता चल गया तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, फिर इस घर को कौन चलाएगा? मेरे चौहान ने कहा कि अगर घर में बिल्ली का बच्चा भी रखे तो इससे भी अंश हो जाता है। फिर यह तो हमारी बहन है, सौतेली ही क्यों ना हो। इसने मुझे बचपन में बहुत खिलाया है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरी माँ को ये अपनी माँ कहती थी, मुझसे बड़ी है। अब इसके साथ ये सब कुछ हो गया, हम इसको सड़क पर तो नहीं फेंक सकते हैं। मैंने कहा क्या ये बात तो है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की मोहब्बत देखकर मैं हैरान हूँ। तुम लोग वाकई बहुत अच्छे हो। इस बात का मेरे शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गया। सुबह मेरी सास घर पर नहीं थी और मेरी ननद सो रही थी, जबकि इस टाइम वो सोती नहीं थी। जब हमारे घर एक रिश्तेदार आई और इसने कहा कि शमीम कहाँ है, कैसी है? मैंने कहा ठीक है और सो रही है। इसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा रवैया इससे बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो बेटा, अगर इसका दिमाग ठीक नहीं है और इसे कोई मसला है तो इसमें इसका क्या कसूर है? वरना वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों करेगी? क्यों इसकी दुश्मन बन गई हो? मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे दूर ही रहती हूँ और अपने शौहर को कहती हूँ कि वो इसका इलाज करवाएं ताकि हम इसकी शादी कर सके। लेकिन इस औरत ने मुझे देखा कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रही हूँ। इसने कहा कि बस ये भी किसी की औलाद है, इस किस्म का रवैया ना किया करो, कल को तुम्हारे हाथ भी तो औलाद होगी। अगर तुम्हारी बेटी या बेटा भी इस तरह का निकल आया तो फिर तुम क्या करोगी? अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको किसने कह दिया कि मैं इसके खिलाफ हूँ? उन्होंने कहा अब सारे खानदान को पता है, तुम रहने दो। मेरी ननद आजकल पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। सब कहते थे कि वो ठीक हो रही है, इसलिए इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी। इसे बहुत तेज बुखार रहता था, बार बार उल्टी करती रहती थी और इसकी हालत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब अपने शौहर से बात की तो उसने कहा कि शायद इसकी दवाई का असर है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। मेरी ननद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी तो मुझे इस पर तरस सा आने लगा था। पहले इसकी माँ बेटा इसकी खिदमत कर रहे थे, लेकिन अब जब ये बीमार हो गई थी
तो बार बार यही कहते थे कि ये बेहतरी की तरफ जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस किस्म की बेहतरी थी। मेरा शौहर मेरी ननद के लिए घोड़ी का दूध लेकर आता था, अब वो पीने से इनकार कर देती थी और इसे जबरदस्ती पिलाया जाता था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे बारे में यह बात खानदान में किसने फैलाई थी कि मैं शमीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे इससे डर लग रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इसकी दुश्मन थी। एक दिन मेरी सास भी घर पर नहीं थी और शौहर भी मेरी ननद बुरी तरह चिल्ला रही थी और मैं इसके कमरे में गई तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पहले तो बहुत डर लगा था। मैं वहां से जाने लगी, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा है जो मुझसे मदद मांग रहा है। इस कमरे में घोड़ी का दूध भी पड़ा हुआ था। मुझे डर लग रहा था। इसने कहा कि इसको देखो, इसके अंदर कुछ है। वो अजीब तरीके से बोल रही थी। इसकी जबान से पूरे अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे, पर इशारा कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे पास चेक करने का एक रास्ता है। मैंने इस दूध को सूंघा तो वो मुझे आम दूध की तरह ही लगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पी लिया और थोड़ी देर के बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ही बुरा दर्द होने लगा। मैं अपना पेट पकड़कर रह गई और ननन की तरफ देखा कि उसे ये दूध पिलाया जाता था, तो फिर इसके साथ क्या होता होगा। करीब था कि मैं वहीं पर गिर जाती, लेकिन मेरी माँ आइन टाइम आ गई, जो मेरे लिए कोई चीज लेकर आई थी। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को सब कुछ बताया और डॉक्टर को वो दूध का गिलास भी दिखाया। इसने कहा कि इसके अंदर तो स्लो पॉइजन मिलाया जा रहा है और जिसको भी ये दूध पिलाया जा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहकर इस दुनिया से चला जाएगा। दुनिया यही समझेगी कि वो अपनी तभी मौत मर गया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। इस दूध के अंदर जहर था। इस बात की रिपोर्ट भी मैंने डॉक्टर से निकलवाई थी, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए था। मैं इसी औरत के पास गई जो इस दिन मेरे घर आई थी और अजीब और गरीब बातें कर रही थी। वो मेरे शौहर की चाची लगती थी। मैंने जाकर उसे सब कुछ बता दिया तो उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा, इसका मतलब ये लोग शमीम को मारना चाहते हैं, क्योंकि सारा घर इसके नाम है और इसके अलावा शहर की दुकान भी। मैंने कहा कि मुझे मेरे सास ने बताया था कि ये घर इसके नाम है, दुकानों का पता नहीं था। उसने कहा कि उसके नाम दुकानों के अलावा कुछ पैसे भी हैं और जाहिर है कि जब वो मर जाएगी तो ये सब कुछ तुम्हारे शौहर और तुम्हारी सास को मिल जाएगा। लेकिन ये खानदान में तुम्हें बदनाम करते फिर रहे हैं कि तुम इससे बहुत ज्यादा तंग हो। तुमने इसे यहाँ तक भी कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसका मतलब क्या है? इस लड़की को मार के इसकी मौत का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते थे। मैंने अपने शौहर को ये सब कुछ बताया। आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ। इसने कहा कि ऐसी ही बात है, मेरी माँ का प्लान था, इसका इल्जाम तुम पर लगा देंगे, लेकिन जब तुम हमसे माफी मांग लोगी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में ले आऊंगा और इसी तरह हम लोगों के साथ रहेंगे। शमीम से भी हमारी जान छूट जाएगी और सारी जायदाद भी हमें मिल जाएगी। मैंने कहा कि ये तो वो बेचारी पागल मासूम, ऊपर से तुम लोग इसके साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं और फिर ये समझते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी कि मेरे पास सबूत भी है। मेरा शौहर सास घबरा गए। उन्होंने कहा कि प्लीज ऐसा नहीं करना। मैंने कहा कि इस सबको बंद करो, इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल कराओ। उन्होंने कहा कि ऐसा ही करेंगे और इसके बाद इसे एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। अब इसका इलाज हो रहा है और मैं दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो जाए। मुझे तो इस पर तरस आता है। दुनिया के सामने ये लोग कितने अच्छे बने हुए थे, पर दरअसल इसे जान से मारना चाहते थे। अब मेरी सास और मेरा शौहर मेरे सामने शर्मिंदा से फिरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो मेरे पास सबूत है और डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैं कभी पुलिस में कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब तो यही दुआ है कि वो किसी तरह ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी में वापस आ जाए। देखा जाए तो अभी भी हालात मेरे शौहर और मेरी सास के हक में ही हैं, लेकिन मेरी यही दुआ है कि इस बेचारी मासूम के साथ मजीद कुछ गलत ना हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।